नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। और मेरे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द जेसी शो में। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई दुनिया की अर्थव्यवस्था को डीरेल करने में लगे हुए हैं? क्या भारत पर टैरिफ का दबाव बनाकर अमेरिका फिर से ग्रेट बनना चाहता है, या फिर ये ग्लोबल ट्रेड वॉर की एक नई शुरुआत है? ट्रंप के तेवर जो न केवल भारत को आंखें दिखा रहे हैं, बल्कि रूस, चीन और यूरोप जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को खुली चुनौती दे रहे हैं। भारत ने ट्रंप की धमकियों को न सिर्फ नजरअंदाज किया है, बल्कि अमेरिका और यूरोप के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज भी कर दिया तो ट्रंप बौखला गए। एक तरफ भारत डगमगाता नहीं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ट्वीट्स में ही उलटते पलटते रहते हैं। क्या ट्रंप की यह भाषा सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड नेता की है, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे द जेसी शो में। और सर, पहले सवाल के साथ मैं शुरुआत करती हूं और आज हमने जेसी शो की हेडलाइन रखी है, इज ट्रंप ट्राइंग टू डीस्टेबलाइज द वर्ल्ड इकोनॉमी, नहीं झुकेगा मोदी। इसके मायने क्या है सर? इज एब्सोल्युटली क्लियर, ट्रंप इज ट्राइंग टू डीस्टेबलाइज और डीरेल द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी को एक प्रकार से उन्होंने बंधक बना लिया है। कई देशों को तोड़ने में लगे हुए हैं, चाइना को तोड़ने में लगे हैं, रशिया को तोड़ने में लगे हैं, ईरान को तोड़ने में लगे हैं और अब भारत को भी तोड़ने में लगे हैं। इसलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप इज़ ए डिज़ास्टर इन ट्रेड वर्ल्ड, ट्रंप इज़ ए बुल इन चाइना शॉप। और ये कैसे तोड़ रहे हैं? ये दो प्रकार से इकोनॉमीज़ को डीरेल कर रहे हैं। पहला तो ये कि सभी राष्ट्रों पे हायर टैरिफ लगा करके उनकी अर्थव्यवस्था को हिलाना डुलाना, एक तरह से डिस्टेबलाइज करना। और दूसरा ये कि हायर टैरिफ के साथ साथ उनको उस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए दबाव डालना, उन्हें मजबूर करना, एक्सटॉर्शन या ब्लैकमेल आप कहिए। तो दोतरफा तलवार जो है ट्रंप इन राष्ट्रों पर चला रहे हैं। जहाँ तक रहा भारत का सवाल, नरेंद्र मोदी झुकने का कोई प्रश्न नहीं है, भारत झुकेगा नहीं। 145 करोड़ लोगों के नेतृत्व के साथ, आर्थिक क्षमताओं के साथ नरेंद्र मोदी आज टॉप पे हैं, पॉपुलैरिटी के टॉप पे हैं, आर्थिक साम्राज्य जो है देश का उसके टॉप पे हैं। और कोई ऐसी संभावना नहीं है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे झुकें। अल्टीमेटली होगा ट्रंप विल हैव टू रियलाइज़, एक दिन वो प्रायश्चित करेंगे कि एक अच्छे दोस्त को उन्होंने डिसअपॉइंट किया इस सारे प्रोसेस में। और देर सवेर ये सारा जो शो है टैरिफ्स का, इट विल प्रूव टू बी ए बिग फ्लॉप एट द एंड ऑफ द डे, ऐसा लगता है। सर, ट्रंप रिसेंटली थ्रेटन्ड इंडिया, जो अभी तक लगाया टैरिफ, उससे मन नहीं भरा है क्या डोनाल्ड ट्रंप का? हायर टैरिफ 50%, ट्रंप के माइंड का कुछ पता नहीं। और कारण नाराज़गी किस बात की है कि रशिया से आप जो तेल ले रहे हैं उसको बाज़ार में बेच के आप मुनाफा कमा रहे हैं। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसा हो सकता है कभी? आप बताइए। और फिर दूसरा ये कि आप रशियन इकॉनमी को फ्यूल कर रहे हैं, वो यूक्रेन में थे, हमारे लोगों को मार रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई चल रही है, मैं युद्ध विराम नहीं करा पा रहा। काल्पनिक बातें एक तरह से जो है तो कर रहे हैं, वो काल्पनिक बातें जो हैं टैरिफ के फ्रंट पे पिटे हैं। यहाँ तक कोई भी कंट्री बड़ा हो, सबसे पिटे हैं। एक बार फिर पिट जाएंगे भारत से भी, उनको मन की तसल्ली पूरी कर लेने दीजिए। सर, क्या चीन की तरह भारत भी नहीं झुकेगा ट्रंप के सामने, ट्रंप की धमकियों के सामने? एब्सोल्युटली, चीन बिल्कुल नहीं झुक रहा है, झुकेगा भी नहीं। चीन ने दो टूक उनसे कहा है कि टैरिफ थ्रेट विल नॉट वर्क विद अस, वी हैव टू डिफेंड अवर सॉवर्जिनिटी। ये दो टूक लाइन कह के उन्होंने अपने आप को मुक्ति पा ली। और ट्रंप की हिम्मत नहीं कि चाइना का नाम फिर से लें किसी रेफरेंस में, किसी कन्वर्सेशन में। भारत की लाइन भी यही है, उससे थोड़ा ज़्यादा कड़ी है भारत की लाइन जो है। भारत का दो टूक है, नरेंद्र मोदी का दो टूक है कि वी आर ओपन ऑन डायलॉग टेबल बट अंडर प्रेशर नो डील विल बी डन। ये बिल्कुल क्लैरिटी है यहाँ पे जो है। तो इसलिए मुझे किसी प्रकार से नहीं लगता है कि भारत इस डील में कहीं झुकेगा या करेगा। और एक बात ज़रूर है कि विदेश मंत्री ने कहा है कि ट्रंप का जो टैरिफ जो पॉलिसी है भारत के लिए, ये अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, ये कहा है। और आज तो डबोल और मास्को गए हुए हैं। अफसोस भारत को ये है कि ट्रंप डजंट अंडरस्टैंड द ग्राउंड मार्केटिंग रियलिटीज़ ऑफ द ट्रेड जो है। और दूसरा ये कि जो उनका सिस्टम है फीडबैक का, डाटा फीडबैक सिस्टम, दैट इज़ डिफेक्टिव। और तीसरी बात ये कि फॉरगेट्स दैट इंडिया एंड अमेरिका आर स्ट्रेटजिक की allies इन देयर इंडो पैसिफिक पॉलिसी। इंडो पैसिफिक जो प्लान है उनका, महासागर का जो प्लान है, उसके वो पार्टनर हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, इनको भूल जाते हैं। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में इंडिया कैन नॉट बी टेकन एज ग्रांटेड
and India will be as tough as China had been with Trump. सर, टैरिफ के मामले में भारत की नहीं झुकने वाली स्थिति में क्या ये भी पॉसिबल है कि अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दे? कोई चांस नहीं है। आर्थिक प्रतिबंध में अमेरिका पिट चुका है कई बार। सबसे पहले 1971 में आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पिट गए जो है। उसका 1974 में पोखरण 1 हुआ, जब इंदिरा गांधी के टाइम में आर्थिक प्रतिबंध लगे, फिर पिटे। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी थे जब, तब परमाणु विस्फोट हुआ, पोखरण 2 जो है वो फिर पिटे। तो जो आर्थिक प्रतिबंधों की कहानी है, और अभी आपने देखा है उस घटना के बाद में आज पिछले 20 वर्षों में जब जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं वो सब नाम मात्र के थे, वो सक्सेस नहीं हुए, और खाली एक सिंबॉलिक है कि आर्थिक प्रतिबंध हैं, वो कभी कामयाब नहीं हुए। तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी एट ऑल कि यूएस जो है हम पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए। जी सर, मोदी और ट्रंप के बीच में जो दोस्ती है, आपसी शिष्टाचार है और एक जो आंखों की शर्म होती है, उन सबको दरकिनार करते हुए ट्रंप ने जो ये भड़काने वाली कार्रवाई की है, इसको लेकर मोदी अभी तक संयम और धैर्य कैसे रखते हैं, और क्या इसके बाद भी इनके बीच में जो ट्रेड टॉक्स है वो जारी रहने वाली है? देखो, ऐसा है कि मोदी समझदार आदमी है, जिसे कहते हैं कि यू हैव टू बाय पीस एट ऑल कॉस्ट, इट इज़ नेवर एक्सपेंसिव। फिर ये होता है कि क्षमा करो, आगे बढ़ो, एक माइंड है उनका। और सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव है कि टिट फॉर टैट की पॉलिसी नहीं हो सकती। इसलिए ये कहा गया है कि जो एक लिमिटेड रेस्पॉन्स था इंडिया का, इट इज़ बेसिकली एम्ड एट टू डिफ्यूज टेंशन विद अमेरिका। फिर ये भी कहा गया कि इंडिया एंड यूएस आर वेरी बिग स्ट्रेटजिक पार्टनर्स। फिर यहाँ भी कहा गया ये कि इंडिया एंड यूएस आर नेचुरल एलाइज एंड अमेरिका ऑलवेज मस्ट कीप इन माइंड कि इंडिया विल ऑलवेज रिटेन इट्स इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी, इंडिपेंडेंट जो उसकी प्रेजेंस है उसको मेंटेन करेगा। तो सरकार भी धीरे धीरे कर रही इस तरह से। तो अभी कोई चांस नहीं है। नरेंद्र मोदी मस्ट बी डिसअपॉइंटेड पर्सन ऑल इन द गेम। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के अगर पुराने रिश्तों की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो ट्रंप के इस अनग्रेटफुल एटीट्यूड को आप कैसे देखते हैं? जो मस्क का सगा नहीं हुआ, उस मस्क ने जिसने चुनाव जीतने में इतनी मदद की, जेब से पैसे लगाए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा रहा, एक बिजनेस कॉर्पोरेट होते हुए सिटिंग गवर्नमेंट का रिस्क लिया उनके नाराज़गी का, इसके बावजूद आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो ट्रंप हैं इन ए वे जो कहा जाए। और ये नरेंद्र मोदी की स्थिति है। आप देखिए हाउडी मोदी जो किया था टेक्सास में, जो है ह्यूस्टन में था, टेक्सास में था, वहाँ पे जो है 1 लाख लोग आए नरेंद्र मोदी के आकर्षण में सुनने के लिए। एक तरह से मोदी ने वोट मांगे ट्रंप के लिए कि वोट मोदी इन ए वे जो है। फिर अहमदाबाद आए, 1-1.5 लाख लोगों ने स्टेडियम में घुमाया, हाथ पकड़े घूमे उसके साथ में। तो जो नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल है ना, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, वो शायद ट्रंप का प्रिंसिपल है ह्यूमैनिटी एट द लास्ट, देखा जाए तो मानवता शर्मसार हुई है। मोदी आल्सो मस्ट बी स्लाइटली डिसअपॉइंटेड कि क्या है, लेकिन वही वाली बात है ना, ऑल इन द गेम जो है। तो दोस्ती नहीं निभाई उसने, और दोस्ती क्या होता है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन फिर भी एक होता है, आपने कहा ना आँख की शर्म, एक होता है। तो ऐसा लगता है ट्रंप पैसों के लालच में आँख की शर्म भी खो बैठे हैं विज़ एवरीबडी इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो। दिस इज़ ऑल। सर, क्या वाकई ट्रंप की धमकी की वजह से भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर हमें कितना नुकसान होगा? ऐसा कोई चांस नहीं है। नाउ इट्स ए पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज, एक राष्ट्रीय गर्व और गौरव का विषय होता है एक स्टैंड लेना। अब भारत झुकेगा नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है कुछ इंसिडेंटली भारत की रिक्वायरमेंट रशिया के साथ जो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा जो है, तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से अगर हम देखते हैं इसको, तो वो फिर तेल कम खरीदा गया है पिछले कुछ दिनों में। 44 कुछ मिलियन था बैरल जुलाई में, तो 38 मिलियन बैरल हुआ है। और जो 4 सरकारी कंपनियां हैं एक तरह से, उन्होंने भी कम खरीदा है। लेकिन इसका ये कोई अर्थ नहीं कि उनके प्रेशर में कम खरीदा है, कतई प्रेशर नहीं है। भारत उनके उसमें झुकेगा नहीं, जिसे कहते हैं। भारत का एक ही प्रिंसिपल है उसके अंदर कि जो मार्केट फोर्सेस करती हैं उससे हम चलेंगे जो है। और नुकसान की बात रही तो एक अपन वैसे नोशनल नुकसान वर्कआउट करते हैं, तो मैंने पढ़ा कहीं कि अगर ऐसा साल भर हो गया अगर मान लो, तो 11 अरब के आसपास एक रिलेटिव लॉस इंडिया को हो सकता है। बट ऑल इन द गेम, ये तो बिजनेस में सब चलता रहता है। बाकी बेसिकली इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन, रशिया से तेल खरीदना जारी रहेगा। सर, एक तरफ तो अमेरिका रशिया से तेल ना खरीदने की धमकी दे रहा है लगातार, लेकिन दूसरी तरफ पूरा यूरोप रशिया से भी और ईरान से तेल गैस सब खरीदता है। सर, हाउ डू यू सी दिस कॉन्ट्रडिक्शन? बिल्कुल है कॉन्ट्राडिक्शन ये, इसलिए इसको आईना दिखाया गया है, दिखाए जाने की ज़रूरत है कि आप भारत से कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, खुद आप खरीद रहे हैं। पिछले साल ही आपने $3 अरब का व्यापार जो है ना
आपने रशिया के साथ किया है ऑन डिफरेंट आइटम्स जो है। इस साल पहले 5 महीने के अंदर जो है ना 2.10 कुछ ऐसा व्यापार हो गया, मतलब इस साल 4 अरब डॉलर को क्रॉस करेगा। चाइना देख लीजिए 47% क्रूड ऑयल का जो रिक्वायरमेंट है वो रशिया से आता है, इंडिया का 58% आता है। मतलब कहने का कि एक लिमिट है किसी चीज़ की। EU का 65 अरब डॉलर का व्यापार है उनका, तेल और दूसरी चीज़ों का। तो इज़ ए हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं। आप खुद तो काम कर दूसरों को नहीं करने देंगे। आप क्या है कि देखिए खाद खरीद रहे हैं, आप यूरेनियम खरीद रहे हैं रशिया से, और भारत तेल खरीद रहा है, तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। सो दैट्स वाई ट्रम्प इज़ ए टोटल फ्लॉप शो, दैट्स वाई। सर क्या आपको लगता है कि ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत कोई जवाबी कदम उठाएगा? जवाबी कदम नहीं, भारत ने 2 टूक कह दिया कि देखो भाई ये जो फैसला है रशिया से लेने का, ये सब मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। हम डिसाइड करते हैं कीपिंग इन व्यू और नेशनल इंटरेस्ट। हमारा नेशनल इंटरेस्ट में किस में ओवरऑल जो है, और मार्केट प्राइसेस जहाँ सस्ता माल मिलता है लेते हैं, जिन राष्ट्रों से संबंध हैं डिप्लोमेटिक अच्छे उसको ध्यान में रखते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल रशिया के प्रिंसिपल को बता दिया, और ये भी कहा कि रशिया है ऑलवेज बीन ए गुड फ्रेंड, रिलायबल फ्रेंड। ये अमेरिका को 2 टूक मैसेज है। तो पहली बात तो ये है कि जो टैरिफ का मसला है, इंडिया का स्टैंड ये रहेगा, मार्केट फोर्सेज विल रूल, विल नॉट गेट डिक्टेटेड बाय वेस्ट और बाय यू जो है। सेकंड है कि भावना में काउंटर क्या हो सकता है उसमें जो है। तो सुना मैंने ऐसा है कि वो F-35 जेट से कोई डील वील चल रही है, वो डिले हो जाएगी, और बाकी काउंटर कोई इंडिया करे अभी ऐसी स्थिति नहीं है काउंटर टैरिफ लगाने की। पहले तो इस झगड़े को सुलटाना है जो है। लेकिन इंडिया फर्म स्टैंड पे, इंडिया इज़ हाईली मोरलाइज्ड कहते हैं ना, एंथुजियाज्ड बाय द फेलियर ऑफ टैरिफ पॉलिसी इन सो मेनी अदर कंट्रीज़। ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, सब फ्लॉप शो है टैरिफ पॉलिसी का। तो इंडिया जहाँ से एंथुजियास्टिक के देख लेंगे, कोई बात नहीं है। सर लेकिन मैंने सुना है कि रशियन ऑयल को लेकर जो ट्रंप ने धमकी दी है उस पर रशिया ने खुद भी कुछ कहा है, क्या आपको इसकी कोई जानकारी है? हाँ, रशिया ने 2 टूक कहा है। अब देखो सब वोकल होती है दुनिया, सभी लोग वोकल हो जाते हैं। चाइना वोकल हुआ, इंडिया वोकल हुआ, तो वो वोकल हो गया। उसने कहा देखो भी ऐसा है कि जो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, स्वाधीन राष्ट्र हैं लाइक रशिया जो है, दे हैव फ्रीडम टू चूज़ देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। बड़ी पते की बात कही है उसने। सो कीप ऑफ जो है, तो क्लियर स्टैंड है उनका कि वी हैव ए राइट टू चूज़ अवर ट्रेडिंग पार्टनर्स। मतलब ये इंडिया के साथ व्यापार उनका जारी रहेगा। सर ट्रंप ने लास्ट वीक जो टैरिफ लगाने की घोषणा की, उसके बाद भारत सरकार ने अलग अलग विभागों के सचिवों से कहा कि आप ये फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ कहाँ पर किन किन क्षेत्रों में और क्या क्या कंसेशन हम दे सकते हैं। ये जो भारत का मूव है, आप इसे कैसे देखते हैं? इट इज़ सिंसियर एंड ऑनेस्ट एफर्ट टू अकोमोडेट अमेरिका, टू अकोमोडेट ट्रंप ऑन मेरिट। जितना हम कर सकते हैं विद ए गुड इंटेंशन जो है वो एक्सरसाइज हुई है। लेकिन ट्रंप इस तरह के जो चाइल्डिश एक्ट करेंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ बयान दे देते हैं, तो मन किसका करेगा लोकेट करने को। अभी तो सेक्रेटरी से कहा था भी ऐसे इश्यूज़ आइडेंटिफाई कर लीजिए, एक्सप्लोर कर लीजिए, जिससे हम टेबल पे बैठ के बात कर सकें। लेकिन उसमें कोई ज़्यादा काम हुआ नहीं, क्योंकि ट्रंप का जो रवैया इस तरह का, दैट इज़ टोटली डिस्करेजिंग। तो मुझे लगता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई सीरियस एक्सरसाइज इसमें अभी तक हुई होगी। पीपल एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर ट्रंप्स नेक्स्ट मूव कि अब ट्रंप क्या करते हैं। बाकी प्रयास अच्छा था, ऑनेस्ट एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखने का कि जहाँ हम जेन्युइनली अकोमोडेट कर सकते हैं हमें करना चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द TT। सर आपने बयानों का जिक्र किया, तो अभी रिसेंटली जब ट्रंप की टैरिफ की धमकी को भारत ने नज़रअंदाज किया, तो ट्रंप ने बौखलाते हुए ये कह दिया कि भारत और रूस अपनी अपनी डेड इकोनॉमीज़ को लेकर गर्त में चले जाएं। क्या आपको भी लगता है कि इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर पा रही है? इट जैसे कहना चाहिए ना, एब्सर्ड है ये कहना इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर पा रही। भारत देखिए चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, एंड व्हाट नॉट। एवरीवन इन द वर्ल्ड नोज दैट मोदी हैज़ डन ए मिरेकल इन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक फील्ड में। ऐसे में कहना कि इकोनॉमी हमारी मर रही है, डाइंग है, इट इज़ पुअर इन टेस्ट। इट आल्सो स्पीक्स देयर लिटिल नॉलेज अबाउट इंडियन इकोनॉमी जो है। और फिर देखिए कैसी हिपोक्रेसी है और कैसे डबल स्टैंडर्ड है। आप कह रहे हैं कि इंडिया डाइन इकोनॉमी, और सारा पैसा आप यहाँ भारत में लगा रहे हैं अपना। आज मैंने देखा कि ट्रंप ने खुद का अपना जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसको पिछले इसी उसके टेन्योर में जो है उसने उसको 3 गुना बढ़ा दिया। यहाँ पे 11 मिलियन जो स्क्वायर फीट लैंड है वो उसने, जो फ्लैट्स की ज़मीन है वो उसने खरीदी है। यहाँ पे 6 शहरों में उसका कारोबार चल रहा है। गुड़गांव में उसके फ्लैट्स हैं, नोएडा में हैं, पूना में हैं, बम्बई में हैं। आप अपना पैसा तो इंडिया में लगा रहे हैं और पैसा बढ़ रहा है, और बाहर आप कह रहे हैं इट्स डाइन इकोनॉमी। व्हाट ए कंट्राडिक्शन। सर अब भारत की तरह कनाडा, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड को भी ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी है। आपको लगता है कि ये देश ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण करेंगे? नहीं, नॉट एट ऑल। ट्रंप अगेन विल हैव टू कट ए सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ दीज कंट्रीज आल्सो। मिसबिहेव है ना, ट्रंप आदमी नहीं है, कोई पता नहीं कैसे बिहेव करता है इन ए वे जो है।
तो लोग नाराज़ हैं और कहते हैं इतने सीनियर लोग हैं यार, ऐसे क्या कर रहे हो आप जो है। ब्राज़ील में 50% लगा दिया आपने, इतना रिप्यूटेड प्रेसिडेंट है वहाँ का, ब्रिक्स की पॉलिटिक्स है, सारा कुछ है, आप किसी ध्यान ही नहीं है। आज उन्होंने ये ज़रूर कह दिया है, ट्रंप ने जो उनको प्रस्ताव भेजा कि लेट्स हैव ए टॉक ऑन दिस इशू, उनका नो आई विल नॉट टॉक टू यू, आई टॉक टू आइदर नरेंद्र मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट। कितनी बड़ी बात है। अब दिस स्पीक्स ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेचर, एक तरह से उनकी ऑनेस्टी, उनका कमिटमेंट दोस्तों के साथ जो है उसमें कहा है उन्होंने, तो कोई चांस नहीं है। यही कनाडा की स्थिति 35% लेके बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं। देयर इज़ ए कंप्लीट डेडलॉक बिटवीन दीज टू कंट्रीज़ एंड आई डोंट सी एनी होप ड्यूरिंग ट्रम्प टेन्योर। या तो फिर पीछे हटेंगे वापस, अल्टीमेटली वो करते ही हैं, वादा करते हैं, घोषणा करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं वेरी कन्वीनियंटली जो है। तो मुझे लगता नहीं है कि दोनों राष्ट्र झुकेंगे, वो तो वहीं जहाँ हैं वहीं रहेंगे एंड दे विल फेस द ट्रम्प। सर, अमेरिका ने भारत के मुकाबले पाकिस्तान पर बहुत कम टैरिफ लगाया है, मात्र 19% है। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? तो पाकिस्तान तो उनका नया, देयर न्यू लव इज़ पाकिस्तान, आप देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वील हैव मैसिव ऑयल रिजर्व्स जो वहाँ पे हैं, वील एक्सप्लोर पाकिस्तान मैसिव ऑयल रिजर्व्स, और एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। दैट विज है। कितना प्यार उमड़ रहा पाकिस्तान के प्रति। पिछले दिनों वो जनरल को उन्होंने लंच पे बुला लिया था, जो इंडिया में सब अटैक के पीछे हैं, सबको दिखता है सब। और ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान इज़ ए नेचुरल एंड फिनोमिनल एलाई, एंटी टेरर कैंपेन हमारा जो है। क्या मजाक है उसका, कोई सेंस नहीं है। उनके खुद के कारोबार हैं पाकिस्तान में, मतलब ये आर्थिक जो है ना रीज़न है इसके पीछे, दैट विज है। तो दे दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने 20% दे रखा है बांग्लादेश को, ठीक है 1% कम कर दिया, 19% दे दिया मन रखने के लिए। बट द डिस्टर्बिंग साइन इज़ दैट अमेरिका एंड पाकिस्तान दे आर कमिंग क्लोजर, दैट इज अ डिस्टर्बिंग पॉइंट। सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ट्रम्प बिलीव्स इन पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड डिफेमेशन? हाँ, सुना मैंने ऐसा। वो जो चरित्रहनन होता है नेताओं का, करते हैं इस तरह का। वहाँ जो नेक्स्ट वुमेन थी जो चुनाव लड़ी थी, हिलेरी जो है, उसमें कुछ आरोप लगा दिया था कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है ये। फिर जो ओबामा थे उन पर कुछ आरोप लगा दिया था। तो साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हैं ट्रंप जो है। इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि ही बिलीव्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी। सर, क्या ये सच है कि टैरिफ की अपनी शर्तों को मनवाने के लिए कभी ट्रम्प मिलिट्री के उपयोग तो कभी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां देते हैं? सवाल यह था कि क्या उनकी इस कोशिश ने सारी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर न्यूक्लियर वॉर के प्रवेश द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है? एब्सोल्युटली, यू आर करेक्ट। हम आज परमाणु युद्ध के जितने निकट खड़े हैं संसार में, पिछले 100 साल में, 50 साल में इतने निकट कभी नहीं थे। परमाणु बम को खिलौने की तरह खेल रहे हैं वो। मैंने पढ़ा था 2 दिन पहले कि 2 पनडुब्बियाँ उन्होंने भेज दी रशिया की तरफ। क्या मजाक है ये। रशिया के पास आपसे ज़्यादा परमाणु बम है, आपसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है उनके पास में। क्या करेंगे जा कर के, फुलिश। और इसी तरह से परेशान हो गए रशिया ने। फिर आपने टीटी तोड़ दी है अमेरिका के साथ, न्यूक्लियर टीटी, उसको मैं तोड़ता हूँ, इसको जो है। तो परमाणु की धमकी देना, परमाणु पनडुब्बियाँ रवाना कर देना, क्या मजाक है ये। इट इज़ नॉट इज जॉक। परमाणु करते करते एक दिन खेल जाएंगे परमाणु का खिलौना ये। और पहले मैंने पिछली बार भी कहा था कि सारा संसार न्यूक्लियर वॉर के द्वार पे खड़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन अनस्टेबल माइंड, जस्ट बिकॉज ऑफ, जैसे कहते हैं ना, क्या कहना चाहिए, विम्सिकल माइंड, ट्रम्प। उस एक व्यक्ति के कारण से, तो राष्ट्रपति हैं, अधिकार हैं, सेना को आदेश देगा तो एक बार तो सेना जाएगी, चला देगी वहाँ से न्यूक्लियर जो है। तो ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। और आज हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए कि सुबह कभी उठे कि नहीं उठे, न्यूक्लियर बम चल गया रात को, पता ही नहीं चला जो है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आज दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर या न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल द्वार पे खड़ी है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड। सर, प्रैक्टिकली ट्रम्प बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उसके बावजूद भी ऐसी टिप्पणियां, बयानबाजी, नाराज़ करना भारत को, इसके पीछे की वजह क्या है? पीछे अनस्टेबल माइंड एक तरह से, और रातों रात कुछ कर गुजर नहीं करना, सुबह कुछ कहना, शाम को कुछ कहना, दोपहर को फिर बदल जाना। कंज्यूमर मार्केट पूरा संसार जानता है, चाइना जानता है, अमेरिका जानता है, सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन इररेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन, इररेस्पॉन्सिबल डिप्लोमेसी, इररेस्पॉन्सिबल थिंकिंग, दैट वे, सब कुछ पता है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, ये जो टैरिफ शो है उसका ये एक तरह से मजाक सा बन गया है इन ए वे, कि जो इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है आपका, उसके अलावा की एलाई है, स्ट्रैटेजिक एलाई है इंडिया इन स्कीम ऑफ थिंग्स जो है, उसकी आपको कोई चिंता नहीं। आप केवल एक पैसा इकट्ठा करने के लिए आप इस तरह से कर रहे हैं ये। सो दिस इज़ ऑल अनफॉर्चुनेट।
सर, ट्रम्प के ऐसे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो ये कहकर इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि ट्रम्प जो भी कर रहे हैं उनका एजेंडा मागा को लेकर है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसीलिए वो ये सब कुछ अमेरिका के हित में कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, उन्होंने अपना कैंपेन लड़ा था तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस पे लड़ा था, ठीक, उनको वोट मिले। वहाँ जो एक पोलराइज्ड है वोट बैंक, वहाँ जो है वाइट अमेरिकन्स का है, कि वो मानते हैं कि अमेरिका अमेरिकन्स के लिए है और संसार की सारी इकॉनमी अमेरिकन बेस्ड होनी चाहिए। ये खुद इस बात को मानते हैं वो जो है। लेकिन उनके जो काम हैं, उनके जो एक्शंस हैं, वो इसको डिफाई करते हैं। अमेरिका ग्रेट कैसे होगा इन सब बातों से? आप लड़ाई झगड़े में पड़े रहेंगे लोगों के साथ में, आप हज़ारों लोगों को निकालते रहेंगे नौकरी से, इधर उधर भेजते रहेंगे, आप नए नए इमिग्रेशन के लॉज लाते रहेंगे, वहाँ पे जो है कोर्ट कचहरी लोग आपके खिलाफ जाएंगे, वहाँ पे सारे संसार के लोगों को आप टेंटर उस पर रख दोगे, तो अमेरिका ग्रेट कैसे बनेगा? तो फैक्ट है कि इस कैंपेन पे लड़ा था, जनता उनके साथ है, लेकिन जनता का साथ है अंतिम दौर में है, यूँ मान लीजिए। वो वेट कर रहे हैं कि अब देखो आगे ट्रम्प क्या करते हैं। तो ये सच है, कैंपेन उन्होंने इस पर लड़ा था, उनका मैंडेट था उनके पास में, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफेक्टिव है। तो सर, जिस तरीके से ट्रम्प को एक फ्री हैंड मिला है, ऐसे में जो मागा का नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो एजेंडा उनका अब तक कितना पूरा हुआ? नहीं कामयाब हुआ एजेंडा अब तक, जो है कोई इसके परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। अमेरिकन इकॉनमी के जो डाटाज हैं और जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं, उससे पॉलिटिकल पॉपुलरिटी की बात है जैसे, वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं ट्रांजिट पीरियड है, एक तरह से ट्रांजिशनल पीरियड है। संसार में नए नए गुट नए बने, अमेरिका में भी ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है। ट्रम्प अभी सेटल नहीं हो पाए हैं दैट वे, तो अभी कोई परिणाम देने ऐसी स्थिति में नहीं हो। जो परिणाम है भी, तो उसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है अभी सो फार। सर, मैंने सुना है कि ट्रम्प के मागा के जो नारे हैं उसके बावजूद अमेरिका के आम आदमी के बीच ट्रम्प की जो लोकप्रियता है उसका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, या कह सकते हैं अप्रूवल रेटिंग का जो ग्राफ है वो लगातार तेजी से गिरता जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल ठीक है, ग्राफ गिर रहा है। 42% मैंने पढ़ा कि वो चल रहा है। पॉपुलरिटी ग्राफ जो है वो ट्रम्प का जो पिछला कार्यकाल था उसकी तुलना में बहुत कम है, और ये अमेरिका का पहला राष्ट्रपति है जिसके पहले 7 महीनों में पॉपुलरिटी गिर के 50% रह गई दैट वे जो है। इससे तो आज भी ओबामा और हिलेरी की पॉपुलरिटी ज़्यादा है वहाँ पे जो है। तो ये ग्राफ बहुत तेज़ी से गिर रहा है, अप्रूवल रेटिंग भी तेज़ी से गिर रही है, और उसका कारण वही है स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ट्रम्प, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उनका, जो वोलेटाइल जो प्रोसेस है, वो इसका कारण है। तो गिर रहा है उनका पॉपुलरिटी का ग्राफ जो है वो लगातार गिर रहा है। सर, कुछ लोगों का कहना यह है कि पीएम मोदी और ट्रम्प में एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी है दोनों ही अपने अपने देशों को प्राथमिकता देते हैं। सवाल ये आता है कि जब दोनों ही अपने अपने देशों के नेशनल इंटरेस्ट में अगर खड़े हुए हैं, तो फिर दोनों के बीच टकराव कैसा? फ़र्क है। नरेंद्र मोदी बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, ठंडे दिमाग से फैसले लेते हैं, जिसे कहते हैं स्टेबल माइंड से फैसले लेते हैं, सोच समझ के फैसले लेते हैं, उन पे खड़े रहते हैं। ट्रम्प तो एक दिन में 2 बार फैसले बदलता है, आप देखते हैं खुद ही जो है। तो बेसिक डिफरेंस तो ये है। और रही बात उनके एजेंडा दोनों का एक है, तो एजेंडा एक है तो टकराव तो विपरीत होगा ना। एजेंडा उधर से डिफरेंट कंट्री, इंडिया इज़ ए डिफरेंट कंट्री, एंड ट्रम्प लैक्स मैच्योरिटी दैट वे जो है। नरेंद्र मोदी इज़ एब्सोल्युटली मैच्योर पर्सन। तो पर्सनैलिटी का फ़र्क है, जिससे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। अपने अपने राष्ट्र के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके 20 करोड़ वोटर नरेंद्र मोदी के यहाँ पे पोलराइज्ड हैं, उनके भी 2 करोड़ लोग वहाँ पे पोलराइज्ड होंगे वहाँ पे साथ अमेरिका में जो है। यहाँ हिंदू वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं नरेंद्र मोदी, जो कंसोलिडेटेड वोट है 20 करोड़ आप कहते हैं जो भी है। बाकी तो इस पॉपुलरिटी अक्रॉस कास्ट इंडिया में जो है। और वहाँ पे ट्रम्प के लिए कि जो वाइट अमेरिकन्स हैं वो उसका बेस है, वोट बैंक है वहाँ पे। तो दोनों का तरीका एक है, काम एक है, पॉपुलरिटी का ग्राफ का जो है पोलराइजेशन वो एक जैसा है, लेकिन फ़र्क है उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का। ही इज़ ए स्मार्ट पर्सन इन दिल्ली, ही इज़ ए विम्जिकल पर्सन, ये बेसिक डिफरेंस है। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने शासन के शुरुआत के 196 डेज में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार यू टर्न लिए हैं, उससे न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि अमेरिका की इमेज को भी एक बहुत धक्का पहुंचा है? एंड एन एड ऑन सर, वहाँ की जनता भी इससे आपको लगता है कि चिंतित होगी? एब्सोल्युटली, बहुत धक्का पहुंचा है। मैं पढ़ रहा था कि 34 फैसले उन्होंने पलट दिए इस 7 महीने में, 196 हाँ, मतलब बैक ट्रैक किया एक तरह से जो है। और इसी तरह से आप देखिए कि 28 फैसले वो थे जो कंसेशन से, टैरिफ से रिलेटेड थे, वो भी पलट दिए उन्होंने। पॉलिटिकल के अंदर यूक्रेन के फैसले हैं, गाजा के फैसले हैं, इजराइल के फैसले हैं, वो सारे पलट दिए उन्होंने। तो यू टर्न इतना ज़बरदस्त हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी शासन इतने बड़े यू टर्न के साथ में कामयाब नहीं हो सकता।
दैट विच है। तो यू कैन ऑलवेज कॉल हिम ए यू टर्न मैन इन अमेरिका विच इज़ अफेक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड नाउ, क्योंकि ऐसी कुर्सी पे है ना वो, उनका हर फैसले से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। तो इफेक्ट है हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ए फ्लॉप शो जो है, with such an unprecedented number of U-turns. सर ट्रम्प किसी भी मामले को निर्णायक मोड तक क्यों नहीं ले जा पाते? वो इस तरह की जल्दी है उनको हर काम की, रोज़ एक फैसला करना, उनको एक घोषणा करनी है जिसे कहते हैं, तो समय नहीं मिलता, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, दैट वे जो है बहुत जल्दी में है वो, ऐसा लगता है और जल्दी में, और प्लानिंग है नहीं, पूरा टीम प्रॉपर है नहीं वहाँ पे जो है, इसलिए किसी मामले को निर्णायक मोड पे नहीं ले जाते। और दूसरा क्या है कि उनको अनाउंस करने की जल्दी होती है हर काम को, काम समझो पहले, देखो, उसको असेस करो, उसके बाद उसका परिणाम देखो, फिर अनाउंस करो। वो अनाउंस पहले करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का बाद में आता है, बाद में मालूम पड़ता है कि यार इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं सकता इसका, तो नहीं हो सकता, तो फिर वो वही आता है कि टू बैक ट्रैक जो है, दिस इज़ ऑल। सर कुछ लोगों का कहना है कि ट्रम्प पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक मजाकिया ट्रेजेडी है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? कह सकते हैं, लोकतंत्र में होता है कोई व्यक्ति जीत सकता है वोट के आधार पे, जीत गए वो, अब उन्हें हटाना मुश्किल है, आसान नहीं है जो है ये। तो डेमोक्रेसी का उपहास हो गया एक तरह से, कि डेमोक्रेसी सीढ़ियाँ चढ़ के व्यक्ति मंजिल तक पहुंच गया यहाँ पे, और उसके काम से, उसकी कार्यशैली से सारा संसार परेशान है, अमेरिका के लोग परेशान हैं, थोड़े से कम परेशान, इसलिए उम्मीद है लोगों को कि शायद कुछ कर दे। जो इसने कहा था कि मैं 100 देशों पे टैरिफ रिवाइज करके अमेरिका का खजाना भर दूंगा इतना कि हर एक आदमी घर में 10-20 करोड़ आ जाएंगे, यूँ समझिए, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, दैट वे जो है। तो दिस इज़ ऑल फेक। सर ट्रम्प की कार्यशैली को लेकर या उनके फैसलों को लेकर जिस तरीके से पिछले 7 महीने में जो प्रदर्शन देखने को मिले हैं, आपको लगता है कि कभी ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग भी लाया जा सकता है? हो सकता है। अभी 4 महीने पहले आपने देखा था कि अमेरिका के शायद 12 या 15 स्टेट्स के अंदर लोग झंडे लेके निकल गए थे, ट्रम्प के खिलाफ आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, कहीं इमिग्रेशन पे था, कहीं किसी और पॉलिसी पे था, प्रदर्शन था। और मेरे एक मित्र हैं, पॉलिटिकल विश्लेषण करते हैं, मिस्टर विवेक कुमार, उनका कहना था कि मुझे आश्चर्य नहीं कि ट्रम्प ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, ऐसे चलता रहा तो महाभियोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, दैट वे जो है। आज वो स्टेज नहीं है, आज तो सब अमेरिकन एक सपने में जी रहे हैं कि ट्रम्प है ना सब देशों से बोरी बोरी भर के पैसे हमारे लिए ला रहे हैं टैरिफ से उठा करके। अब जब पैसे नहीं आएंगे, निराशा आएगी, और बहुत सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल रेटिंग्स हैं वहाँ की वो गिर रही हैं वहाँ पे जो है, तो लोग परेशान होंगे। तो क्या है कि ऐसे केसेस में महाभियोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर कुछ समय पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अफ्रीकी जो राष्ट्र है उसके 5 ऐसे राष्ट्र थे जिनके राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते हैं, उन्हें लंच पर बुलाते हैं, टैरिफ और ट्रेड के बारे में बताते हैं। तो इन देशों से ट्रंप चाहते क्या है? चाइना कनेक्शन, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है उन कंट्रीज में, लोन दे रहा है उनको, फिर कब्जा कर लेता है कुछ प्रोजेक्ट्स पे, इस बहाने एंट्री हो जाती है। तो डिस्टेंट तो ये है, और दूसरा ये कि राष्ट्रपति की मुद्रा में आए 5 छोटे छोटे देश आके बैठे डाइनिंग टेबल पे, लंच को आपने टेलीकास्ट कर दिया आपने उसको जो है कि 5 राष्ट्र मेरे साथ बैठे हुए हैं और मेरी सारी मांगें मान रहे हैं, और उनके 10% टैरिफ उनके पास में, क्या उनकी मांगें हैं, क्या है ये। तो ये तो बेसिकली एक शो ऑफ स्ट्रेंथ को, या एक ऐसी शो होता है जो ऐसी एमी जो है ऐसी शो था, कोई सा ज़्यादा वो नहीं था। बस अफ्रीका में अपनी पैठ बनाना और चाइना को मैसेज देना कि आई हैव आल्सो एक्सेस टू योर अफ्रीकन कंट्रीज है। ऐसे आए और वो प्रचार करके चले गए, वहाँ से 10-20 रुपये ले गए होंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एंड ऑल, जो कहते हैं भी 10-20 हज़ार ले गए होंगे, कोई 50,000 डॉलर ले गया होगा कंट्री के लिए, कोई 1 लाख डॉलर ले गया होगा। छोटे छोटे देश हैं, छोटी छोटी बातें, इसलिए वहाँ से जाए। तो बेसिकली एक PR एक्सरसाइज थी ये, और एक डिस्टेंटली देखें तो चाइना कनेक्शन था इसका। So when Trump himself knows it well that US economy is surviving on service sector, then why is targeting the same? And अगर इन सब धमकियों से परेशान होकर के ये लोग अमेरिका छोड़कर वापस अपने देश चले गए तो अमेरिका में काम कौन करेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये होने वाला हो रहा है। ये 17 लाख कर्मचारी जो थे नॉन रेजिडेंट अमेरिकन जो बर्खास्त हो गए हैं। संसार का हर बेहतरीन व्यक्ति आज अमेरिका में है, अपना देश छोड़ के अमेरिका गया हुआ है। अमेरिका ग्रेट इन लोगों ने बनाया है, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेश के लोग हैं और दूसरे लोग हैं, इन सब लोगों ने मिल के जो अमेरिका को एक ग्रेट राष्ट्र बनाया है वहाँ पे जो है। आज देखिए हर सेकंड मोबाइल जो है जो अमेरिका जा रहा है वो इंडिया में बन रहा है। आप देखिए जो लीडिंग कंपनी हैं अमेरिकन, आपकी देखिए गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसी कोई भी कंपनियाँ, इनके CEO जो हैं वो इंडियन हैं। तो 4 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नॉन अमेरिकन जो है जिनके CEO जो है उसको चला रहे हैं ये।
अब इन सबको आप बाहर निकाल दोगे, अपने देश में चले जाएंगे, तो वहाँ काम कौन करेगा? ये क्या है कि 18वीं सदी की ओर अमेरिका को ले जा रहे हैं ट्रम्प। क्या अमेरिका ओनली फॉर अमेरिकन्स? तो भी ओनली फॉर अमेरिकन से तो नहीं चल सकता ना। अमेरिका महान क्यों बना है कि सारे संसार का टैलेंट वहाँ चला गया, टैलेंट पूल हो गया अमेरिका का, उससे अमेरिका महान हो गया। अब सर्विस सेक्टर को ही आप ऐसे टारगेट करोगे तो लोग छोड़ के दिल्ली वापस आएंगे, कोई पाकिस्तान चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा करके, कोई लंदन चला जाएगा, विल बी लूजर एट। तो ये बड़ा सीरियस रेपरकेशन है एंड दिस हैज़ टू बी स्टॉप बाई ट्रम्प। ट्रम्प विल नेवर बी एबल टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। टैलेंट तो सारा वहाँ से निकल जाएगा, फिर किसके बूते आप उसको ग्रेट अमेरिका बनाओगे? सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ट्रम्प का इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड है, उनका जो वर्जिनल एटीट्यूड है, जिसको नाइवनेस कह सकते हैं, या फिर जो उनके टैंट्रम्स हैं, उसकी बदौलत ये हुआ है कि दुनिया के जो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड लीडर्स हैं, अब वो उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल समझते हैं। आप क्या सोचते हैं इसको? एब्सोल्युटली करेक्ट। आप देखिए, ब्राज़ील आपके सामने है, फिर कनाडा आपके सामने है, अब इंडिया भी धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ रहा है, और वो जो राष्ट्र से उनके आसपास के 2-4 वो आपके सामने हैं। बात कैसे करें? सुबह कुछ हैं, शाम को कुछ हैं, दोपहर को कुछ है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अमेरिका की एक फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी, अब फॉरेन पॉलिसी सिंगल ड्रिवन पर्सन दैट इज़ ट्रम्प जो है, और फॉरेन पॉलिसी बदल देते हैं। कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई एक बेसिक थीम नहीं है उनकी पॉलिसी का जो है, तो पीपल आर वरीड और सोचते हैं कैसे काम चलेगा। अभी तो टैरिफ से जूझ रहे हैं लोग, जो टैरिफ जब ख़त्म हो जाएगा इशू, तब समझ आएगा उनको भी ट्रम्प के वायदे का, ट्रम्प की किसी कही बात का कोई मतलब भी है कि नहीं मतलब है। तो दिस इज टू तो द एंटायर वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू ए वेरी वेरी सीरियस क्रिटिकल पीरियड जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंडिविजुअल। देखो क्या होता है। सर, आज ट्रम्प के सामने एक बड़ी दुविधा है, इंडिया और चाइना को लेकर अपना एक संतुलन कार्ड तैयार करना ताकि वो अमेरिका के फ़ायदे में हो। वो कर नहीं पा रहे हैं ट्रम्प। इस विफलता को आप कैसे देखते हैं? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कंफ्यूज्ड हैं वो। कभी चाइना को एम्पावर करना चाहते हैं, ऐसा लगता है चाइना मुझसे बड़ा हो जाएगा, फिर रुक जाते हैं। फिर क्या इंडिया को एम्पावर करते हैं थोड़ा, तो फिर देखते हैं इंडिया चाइना नहीं बन जाए मेरे लिए दूसरा, तो फिर रुक जाते हैं आके। तो एक कन्फ्यूजन और जो डिस्ट्रेस की स्थिति है उनके माइंड में, और फिर झगड़े ही नहीं ख़त्म होते। चाइना का भी तो टैरिफ का झगड़ा ख़त्म नहीं, तो इंडिया से फ्रंट खोल दिया दूसरा आपने आकर के जी। तो अभी कन्फ्यूज है वो, क्लैरिटी नहीं माइंड के अंदर जो है, तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। और इस प्रोसेस में अल्टीमेटली क्या होगा, व्हाट आई फोरसी, चाइना एंड इंडिया विल कम क्लोजर जस्ट टू फेस ए, जिसे कहना चाहिए इनडिसाइसिव पर्सन को फेस करने के लिए है, एक विम्सिकल आदमी को फेस करने के लिए वो लोग दोनों आस पास आ सकते हैं। हालांकि उन दोनों के भी मतलब बेसिक डिफरेंसेस हैं, शत्रु राष्ट्र की भूमिका है, लेकिन फंक्शन लेवल पे वो लोग और करीब आ सकते हैं ट्रम्प के इस एटीट्यूड के कारण से। दैट इज है। सर, जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, उनका अब ये मानना है कि जो एक पुरानी जिद थी ट्रम्प की कि अमेरिकी बिजनेसमैन के लिए भारत में एग्रीकल्चर हुआ, ये तमाम चीज़ें खोलने की जो बात थी, डेयरी सेक्टर, वो अब उन्होंने छोड़ दिया है। डू यू अग्री विद दिस पॉइंट? एब्सोल्युटली। अभी तो बाहर है वो, अभी तो ही इज़ बर्न्ट हिज फिंगर्स विद 25% रशियन ऑयल से निकलेंगे तब जाके एग्रीकल्चर पे जाएंगे। मीनवाइल क्या मोदी हैज़ गेन्ड मोर स्ट्रेंथ विज़ ट्रम्प जो है, सारे संसार में उसका बहिष्कार हो रहा है एक तरह से। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत धैर्य रखा, बहुत संयम रखा, कभी कुछ नहीं बोला, अभी भी नहीं बोल रहे हैं, दैट इज है। लेकिन वो क्या, वो सीमा के करीब आते जा रहे हैं बोलने की या ट्रम्प को काउंटर करने की, जो सीमा आ रही है, तो उसका कोई चांस नहीं है। नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया, अभी भाषण था वाराणसी में कहीं, तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं ये मेरी टॉप प्रायोरिटी हैं। और अभी भाषण था, 53 मिनट का भाषण था, उसमें 6 मिनट वो खाली एग्रीकल्चर इसी पे बोले जाएँ। तो बाय द टाइम शुरू में संकोच होता था, ऐसा लगता था कि शायद भारत को ट्रम्प दबोच नहीं ले एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के, बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली क्लियर, कम वोट में नरेंद्र मोदी इज़ नॉट गोइंग टू ओपन दीज 2 सेक्टर्स फॉर ट्रम्प। दिस इज़ पक्का इन माई असेसमेंट। सर, मैंने सुना है कि डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ की घोषणा के साथ ही जो भारत के निर्यातक हैं उनमें एक तरीके से हड़कंप मच गया है, वो चिंता में है। इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? परेशान हैं, इसलिए परेशान है। अमेरिका के ऑर्डर आए हुए हैं, जल्दी 7 तारीख तक डिस्पैच अगर नहीं हो पाए तो बाद में झगड़ा पड़ जाएगा ये। हालांकि वैसे देखा जाए तो दे आर लकी आल्सो, अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। कि आप देखिए फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं उन पे 50% लोग ही प्रभावित हो रहे हैं उससे। अनसर्टनिटी है ना जी। और फिर कैसे कब तक है, उनके ऑर्डर आए हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर आए हुए हैं, कब बनेंगे, कब जाएंगे, वहाँ कब जहाज़ पहुँचेगा, पता लगा ट्रम्प ने कोई नया आदेश निकाल दिया। तो सारे जो विश्व की जो इकॉनमी है उसको उन्होंने उथल पुथल कर दिया है।
और अभी का जो इंडिकेशन है तो ये कह सकते हैं कि वो सारे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है नॉट ओनली डीस्टेबलाइज डीरेल बल्कि डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है। सर, ट्रम्प के टैरिफ धमकी के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वदेशी का नारा दिया, उसे आप कैसे देखते हैं? वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। उन्होंने कहा हर देश अपनी पॉलिसी चला रहा है, अपने लिए एक अलग नीति बना रहा है, अलग अर्थव्यवस्था खड़ी कर रहा है अपनी, किसी को दूसरे के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं है। लेट्स कम बैक टू ओरिजिनल। मेरे यहाँ घर के अंदर वही सामान बिके जो मेरे देश में बना हुआ है, वो सामान बिके जो मेरे देश के हर आदमी के किसी आदमी के पसीने से बना हुआ है, इन्हें पे जो कहते हैं ये। और स्वदेशी जागरण मंच है यहाँ RSS से एफिलेटेड है, उसने भी स्टैंड लिया है। उसने कहा बिल्कुल इसे आगे बढ़ाना चाहिए और प्रेशर में हम काम नहीं आएंगे अमेरिका के। इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्सटेंडिंग RSS मॉरल सपोर्ट टू नरेंद्र मोदी टू टेक ए स्टैंड ऑन दिस इशू। तो स्वदेशी का अच्छा है, वही वाली बात है ना, वोकल फॉर लोकल वाली बात है, मेड इन इंडिया, वही सारी बातें हैं, मेक इन इंडिया जो है ये। तो एक अच्छा प्रयास है नरेंद्र मोदी का, एक नारा है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने आज उसको आगे बढ़ाने की। तो लेट्स सी कितना आगे बढ़ता है काम ये। सर, ट्रंप ने जब से टैरिफ का ऐलान किया है उसके बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो एक इससे दो पहलू हैं। एक तो है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, संजय मल्होत्रा स्पेशली गवर्नर का रोल काफ़ी वाइटल होता है वहाँ पे। वैसे तो ही इज़ गाइडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड टू सम टाइम बाय PMO आल्सो, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े फैसले होते हैं जो है। लेकिन फिर भी संजय मल्होत्रा जब से गए हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बैलेंस्ड अप्रोच उनकी रहती है। उनका जो होमवर्क होता है, रिकमेंडेशन होती है, ऑफ कोर्स वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में ऊपर कंसिडर होती है। तो 2 बार शायद उन्होंने उसको कम किया, अब 25 पैसे और कम करने की बात थी, लेकिन सरकार ने स्टैंड लिया है कि अभी ये टैरिफ वैरिफ आ गए हैं, इसके बावजूद हम उसको कम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो इशू नहीं है, कम कर भी दोगे तो इशू असली ये है कि रेटें कम हो रही हैं, बाज़ार में ख़रीदार नहीं आ रहे, माल नहीं बिक रहा, ये क्या करें इसका, ये है असली इशू। पैसा तो लोगों की जेब में, लेकिन खरीदार अगर खरीदारी का इच्छुक ही नहीं होगा तो उसका क्या करेंगे। तो रेपो रेट से हटके एक दूसरा इशू आज कंट्री में पैदा हो गया कि पैसे तो आ गए लेकिन खरीदार के मन में, और जब तक खरीदेगा नहीं कंज्यूमर गुड्स होगा तो इकोनॉमी चलेगी नहीं आगे, अपन जो कहते हैं जिसको जो है। लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है इस क्राइसिस के बावजूद। सर, ट्रम्प के इस टैरिफ कार्ड का आखिर क्या असर पड़ रहा है अमेरिका और दूसरे देशों के शेयर मार्केट्स पर? असर ख़राब है, अनसर्टेनिटी है। अब यूँ तो क्या है कि इंडिया में कभी हफ्ते में 400 अंक गिर जाते हैं, फिर 800 अंक रिकवर हो जाते हैं। वहाँ जो आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है कभी गिरता है, हो जाता है। लेकिन अभी तक क्या है, कुछ चांस की बात ऐसी है कि लोगों का फिर भी भरोसा कहना चाहिए एक तरह से, इतनी सारी सीमाओं के बावजूद ट्रम्प में अभी भी बना हुआ है कि ये इकोनॉमी को गिरने नहीं देगा। तो बाय एंड लार्ज जो वर्ल्ड के 5 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं उनमें कोई बहुत मारामारी नहीं है ज़्यादा, एक रीजनेबल फ्लक्चुएशंस है उनका, 2-4% ज़्यादा 2-4% कम है वहाँ पे जो है। तो अभी भी क्या है, इन्वेस्टर्स का कहो या ट्रेड का कहो या शेयर मार्केट का कहो, अभी भी उनको ट्रम्प से थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद ये ठीक हो जाए, शायद चीज़ें कुछ ठीक हो जाए। तो मार्केट पे प्रभाव पड़ा है, लेकिन ऐसा ड्रास्टिक प्रभाव अभी इन दिनों नहीं है मार्केट में, इंडिया हो चाहे बाहर हो। सर, ट्रम्प की इस टैरिफ दादागिरी को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अब यूरोपीय इकोनॉमी का क्या भविष्य होगा? वो भी अकड़ के खड़े हो गए हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। भाई एक बार जो विद्रोह करता है ना, फिर सब लोग विद्रोह करने खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, उसने ब्राज़ील ने किया, कनाडा ने किया, पहले छोटे मोटे देश थे, वो किसको बुलाया था, यूक्रेन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे, उसको जलील किया था अपने घर में बैठा कर, वही अकड़ गया था जाकर के बाहर जो है, और कुछ नहीं कर पाया यहाँ से जो है। तो सब लोग अकड़ते हैं जा कर के। तो अब ये भी क्या 27 लोग हैं, एक हो गए हैं। बहुत दिन तक सोचते रहे लोग ये कि ट्रम्प का क्या करें। फिर उन्होंने सोचा अपनी दुनिया अलग बसाते हैं, चलो। तो इन्होंने अपना एक अलग से बना लिया सिस्टम। तो नाउ दे आर वर्किंग ऑन देयर इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी, कि हमारी कोई बनती है कि नहीं। ट्रम्प थोड़ा ठंडा पड़ा जो है, तो उन कंट्री ने क्या दुस्साहस किया, अपना यह साहस किया कि उल्टा अमेरिका पे काउंटर टैरिफ लगा दिया। अमेरिका भाग के पहुंचा कि प्रभु माफ़ करो मेरे को जो है ये। ट्रम्प उसी दिन ख़त्म हो गया जो EU के सामने हाथ जोड़ दिए उसने जा कर के। और उन्होंने देखो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए हमने जो बैन किया था वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब 6 महीने हम आपको काउंटर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो अमेरिका तो सारा याचे की स्थिति में आ गया वहाँ पे। तो देखा, तो EU लोग अगर इकट्ठे रहेंगे तो एकता में ही शक्ति है। 27 राष्ट्र हैं, अगर इकट्ठे रहेंगे तो एक नहीं 2-2 ट्रम्प को निपटा देंगे लोग ये। अभी वो लोग कंफर्टेबल हैं, अब उनका अपर हैंड है उनका, दैट विज है। आगे फिर क्या, वर्ल्ड क्या है, सारा ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहा है। कौन से अलायंसेस बनेंगे, कौन कहाँ जुड़ेगा, कहाँ गिरेगा, कहाँ उठेगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा। और बहुत बड़ा फैक्टर ये कि ट्रम्प का क्या होता है,
इसका भविष्य क्या है, ये कैसे चल रहा है, कैसा क्या है। सो बाकी एट द मोमेंट दे आर कंफर्टेबल एंड इन कमांड। सर आपको क्या लगता है कि जो अल्टीमेटली ट्रम्प टैरिफ वॉर का फ्यूचर क्या है? मुझे तो फ्लॉप शो लगता है एक तरह से, गुनाह बेलज्जत कहते हैं जिसको। अब कोई दैविक चमत्कार हो जाए कि संसार के 100 देशों पर उन्होंने लगा दिया, 17 देशों पे लगा दिया उन्होंने, जो है इंक्लूडिंग इंडिया, टैरिफ। वो 70 का 70 टैरिफ कामयाब हो जाए, सारे उसमें हो जाए तो भाई बल्ले बल्ले है बात का। बाकी जो उनका काम करने का तरीका है, जो वो बार बार चेंज करते हैं पॉलिसीज़ को, उससे तो लगता नहीं कि कोई फ्यूचर है उनके टैरिफ्स का। दे विल डाई इट्स नेचुरल डेथ, मुझे ऐसा लगता है, देर सवेर, बाकी वक्त बताएगा। सर आपको नहीं लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार का एक तरीके से ऑब्सेशन जैसा हो गया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वर्ड इज़ गुड, ऑब्सेशन इज़ ए गुड वर्ड एक तरह से। कुछ लोग इसमें मीनिंग भी कहते हैं, लेकिन ऑब्सेशन इज मोर डिसेंट थोड़ा सा इसमें जो है। तो हर एक महीने में एक नए घोषणाओं करते हैं, कभी युद्ध विराम कर देते हैं खुद ही बैठे बैठे, कभी कुछ और समझौता करा देते हैं, कभी क्या उनकी आदत पड़ गई मरा हुआ शिकार खाने की। केवल सूचना को ही अनकैश कर लेते हैं वो अपने उसने ट्वीट से जो है। भारत पाक में समझौता हुआ, उन्होंने क्रेडिट ले लिया उसका। 100 बार रोए लोग दिल्ली में, भाई नहीं है नहीं है नहीं होगा, नहीं है, क्या कर लो आप उसका जो है। उसे शौक हो गया इस तरह का। वहाँ अभी कौन से 2 थाईलैंड और कंबोडिया लड़ रहे थे, तो फिर सुबह कह दिया कि मैंने समझौता करा दिया इनका। तो स्वयंभू मध्यस्थ नियुक्त हो गए हैं इस संसार में ट्रंप जो है। फिर यूक्रेन उसका समझौता करा दिया था, फिर कहा कि ईरान और उसका समझौता हुआ तो टूट गया बीच में। गाजा का अलग इशू चल रहा है, जो पहले सवाल आया था कि निर्णायक मोड़ पे एक को नहीं पहुंचाया, दैट वे जो है। तो स्वयंभू मध्यस्थ हैं, खुद ही घोषणा कर देते हैं उसका। अब ये पता लगा कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं 4, इनमें अभी ऑयल कम ले रहे हैं, रशिया से ले ही नहीं रहे हैं अभी। वो सोच रहे होंगे, गुणा भाग कर रहे होंगे बैठ के। तो उसने वहाँ से ट्वीट कर दिया, सुना मैंने कि भारत की वो रशियन तेल नहीं लिया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। अब बताइए, तो मरा हुआ शिकार खाना, केवल सूचना को एनकैश कर लेना, ये ट्रम्प से सीखना चाहिए, तो कर रहे हैं। सर आज जब सारी दुनिया पर्यावरण बचाने और क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित है, तो वहीं ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद पेरिस समझौते को डिसोन कर दिया। आप कैसे देखते हैं ट्रंप के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को? गुड वर्ड, ये गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि सारा संसार तो पर्यावरण के मुद्दे पे अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, जिसे कहते हैं। और ट्रंप आए और उन्होंने पहला काम यही किया, 196 देशों का जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है उसे उठा के ठंडे बस्ते में डाल दिया जो है। और इंस्टीट्यूशन को तोड़ते चले जा रहे हैं, WTO ख़त्म कर रहे हैं, UNO ख़त्म कर रहे हैं, एक वो WHO था उसको तोड़ रहे हैं, दैट वे जो है। और ये क्लाइमेट का तो बहुत सीरियस इशू है। सारा संसार हैरान है कि क्या करें इसका। सारा संसार जिस पे एक मत है, जो एक रिफॉर्म है हमारे वर्किंग के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर जो है ना, उसको उन्होंने बंद कर दिया करके। तो एक दिन क्या होगा, जिसे कहते हैं ना हल्की भाषा में, कि ट्रंप के पाप का घड़ा भर जाएगा एक दिन जो है, और सब चीज़ें फिर से आज़ाद हो जाएंगी। ये पक्षी, ये पंछी सब फिर से स्वतंत्र हो जाएंगे। वो संसार लौट आएगा, प्री ट्रंप एरा जो है अमेरिका का जो है। और अभी तो भी अमेरिका डाउन है। अब समय बताएगा 1-2 साल और देखने के बाद में कि कैसे। और लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अलर्ट हैं, अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं। वो आदमी को चलते रास्ते में बीच में उतार देते हैं। तो उनका ऐसा कुछ नहीं कि 5 साल चुनाव होंगे तभी होगा ही होगा। और वहाँ सिस्टम भी है कि 10 लाख लोग, हालांकि ट्रंप तो डिफरेंट है, 10 लाख या 20 लाख लोग प्रदर्शन करेंगे तो वो नहीं छोड़ेगा, वो अलग बात है। फिर क्रेन से कुर्सी से उतारें उसको, क्या करें वहाँ, मतलब ऐसे हालात हो जाते हैं कई दफ़ा जो है। तो ऑल इज़ नॉट वेल। सर इधर फिलीपींस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में जो मुलाकात हुई, क्या उसका कोई चीन से कनेक्शन है? हाँ, कनेक्शन है कि वो साउथ चाइना सी, वो जो अपन कहते हैं बार बार, और महासागर विज़न जो है, तीसरे नरेंद्र मोदी ने कहा है। इट वॉज ए गुड विजिट, स्मार्ट विजिट। वो आदमी बड़ा स्मार्ट था, नरेंद्र मोदी की तरह एक्टिव था, जो प्रेसिडेंट वहाँ आया हुआ है जो है ये। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई हमारी जो फ्रेंडशिप है ये तो बाय चॉइस है, और हमारी पार्टनरशिप जो है ना वो बाय डेस्टिनी है। और नरेंद्र मोदी तो सरस्वती है ना, ऐसी भाषा बोलते हैं, आती है, शानदार। और उन्होंने भी यही कह दिया जो आए थे बाहर से, कि इंडिया हमारा 5th स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो है। और समझौता कर दिया कि साउथ चाइना सी और उधर अपने सी में जो है ना इंडिया के साथ पेट्रोलिंग करेंगे। डोभाल वगैरह ने एग्री करा लिया होगा, और बाद में वो सोचेगा कि ये क्या हुआ, चाइना पकड़ लेगा ना,
कि तुम जॉइंट डील कैसे कर रहे हो इंडिया के साथ में यहाँ जो है, लेकिन अभी तो है वो, अभी तो भारत के प्रभाव में नरेंद्र मोदी के आभा मंडल में है, यात्रा अच्छी हो गई है। तो ये विजिट उनके हिसाब से स्ट्रैटेजिकली देखा जाए और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर देखा जाए तो इट वाज ए गुड डेवलपमेंट। और इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो समझ में आती है कि अगर नोबेल प्राइज़ चाहिए तो थोड़ा सा नोबेल एटीट्यूड भी रखना होगा, नोबेल एक्शंस भी दिखने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रंप की तरफ से पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं वो एक इकोनॉमिक ब्लैकमेल नज़र आता है, और साथ ही WTO की उस स्पिरिट को भी तोड़ता है जिसमें वैश्विक साझेदारी की बात की जाती है। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि देश जहाँ पर एक सुपर पावर देश जिसके ऊपर संयमित और इसके साथ संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वो इस तरीके की इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को दो बातें खास तौर पर ध्यान रखनी होंगी। पहली ये, द वर्ल्ड इज वॉचिंग एंड हिस्ट्री विल ऑलवेज जज, और दूसरी बात, इंडिया झुकेगा नहीं, मोदी झुकेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो में इस विश्लेषण के लिए, और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।